नमस्कार चिल्ड्रन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके टर्म 1 क्लास 5 के एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर हो गए हैं। तो आज मैं आपके जो मराठी सब्जेक्ट का टर्म 1 का पोर्शन है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है परिस्पर्श उसे लेकर आई हूँ। तो आज हम परिस्पर्श चैप्टर को पढ़कर समझेंगे और उसकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिस्पर्श, तो हमें सबसे पहले परिस्पर्श का मतलब समझना होगा कि परिस्पर्श क्या होता है। देखिए, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि पारस नाम का एक पत्थर था और उसकी ये खूबी थी, उसकी ये विशेषता थी कि वो पत्थर जिस किसी भी चीज़ को छूता तो वो चीज़ सोने की बन जाती, वो चीज़ अनमोल बन जाती। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है परिस्पर्श, यानी पारस पत्थर का स्पर्श। लेकिन यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें किसी पारस पत्थर की बात नहीं हो रही है। पारस पत्थर से रिलेट किया गया है एक स्किल्ड आर्टिसन को, एक कुशल कारीगर को, कि किस तरह से वो अपनी जो उसकी कलाकारी है, जो उसकी स्किलनेस है, उससे पुरानी चीज़ों को भी एकदम नई जैसी बना देता था। तो ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें ये देखिए एक व्यक्ति जो है वायलिन बजा रहा है। ये बहुत सारे लोग हैं और ये वो श्रीमंत या व्यापारी हैं। तो इस कहानी में क्या होता है चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। परिस्पर्श। ओके, तो परिस्पर्श का मतलब समझ में आया। पारस पत्थर का स्पर्श मतलब ऐसी चीज़ जिसको छूने से, ऐसा पत्थर जिसको छूने से कोई भी चीज़, पुरानी चीज़ सोने की बन जाती है, अनमोल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर परिस्पर्श का कंपेयर जो है इस आर्टिसन यानी कुशल कारीगर से किया गया है और उसकी ये खूबी थी कि वो अपनी कलाकारी से हर पुरानी चीज़ को, टूटी फूटी चीज़ को एकदम नए जैसा बना देता था। तो इसलिए इसका कंपेयर किया गया है पारस पत्थर से। ठीक है, समझ में आया। ओके, चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। परिस्पर्श। आमच्या गावाच्या शेजारी सुमारे मैलभर अंतरावर एका श्रीमंताचा महल होता। तो हमारे गांव से 1 मील की दूरी पर एक श्रीमंताचा यानी कि एक जो प्रॉस्परस इंसान था, एक बिजनेसमैन था, बहुत अमीर था, तो उसका महल था। तो धंद्याच्या निमित्ताने देश विदेशात फिरायचा। तो धंद्याच्या का मतलब वो अपने बिजनेस पर्पस से, अपने कारोबार के लिए वो जो हमेशा, या हम कह सकते हैं ऑलवेज, जो देश विदेश में घूमता रहता था। ओके, विदेशात एखादी सुंदर वस्तू दिसली की ती तो घरी घेऊन यायचा। तो उसको जब वो घूमता था, अपने बिजनेस रिलेटेड ट्रिप करता था, तो उसको जो भी कोई अच्छी चीज़ दिखती या सुंदर लगती उसको कोई भी चीज़, या उसे पसंद आ जाती, तो उसे अपने साथ ले आता। थोड़े दिवस वापरल्यावर तिचा कंटाळा आला। अब थोड़े दिन बाद इस्तेमाल करने के बाद उसे उस चीज़ से कंटाला आने लगता। कंटाला मतलब वो बोर होने लगता उस चीज़ से। तो फिर वो क्या करता की त्या वस्तूची रवानगी गोदामात व्हायची। तो उन चीज़ों को वो, जिनसे वो बोर हो जाता, तो उनको वो जो है एक गोडाउन में रख देता था या रखवा देता था। अशा प्रकारे गोदाम चैनीच्या रंगबेरंगी वस्तूनी भरले होते। तो इस प्रकार उसका गोदाम या जो गोडाउन है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, एक बहुत बड़ा प्लेस होता है, जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी जाती। तो वहाँ पर उस गोदाम में वो उन सारी चीज़ों को जो बाहर से खरीद कर लाता था और जिनसे वो बोर हो जाता था, तो उन चीज़ों को वहाँ रख देता और इस तरह से उसके गोदाम में बहुत सारी जो है कलरफुल और कीमती चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। जुने पंखे, विजेवर भिरभिराणी फुलपाखरे, विजेच्या झाडावर गाण्या चिमण्या, रंगीबेरंगी कलाकुसरीची भांडी, गायन मंडळातील निरनिराळे आवाज देणारी वाद्ये, रंगबिरंगी खेळणी, तबला, पेटी, झांज व व्हायोलिन अशा वस्तूनी गोदाम भरले होते। तो उस गोडाउन में या उस गोदाम में, या हम कह सकते हैं उस वेयर हाउस में क्या क्या था। जूने पंखे यानी पुराने पंखे,
ओल्ड फैंस और बिजली के तार पर या बिजली से चलने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, बिजली से जो इलेक्ट्रिक टॉय जैसे आप मान सकते हैं, और बिजली के झाड़ पर गाना गाने वाली चिड़ियाँ, और कलरफुल जो कलरफुल नक्काशी वाले अलग अलग तरह के बर्तन, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो अलग अलग तरह की आवाज़ करते थे, जैसे कि तबला और हारमोनियम, झांझ, वायलिन। तो इस तरह की चीज़ों से, अलग अलग कलरफुल और एक्सपेंसिव चीज़ों से उसका गोदाम भर चुका था। पुरानी चीज़ें थी वो, तो वो एक तरह से अनयूज्ड चीज़ें थी, क्योंकि वो उन चीज़ों को कुछ समय तक इस्तेमाल करता, फिर वो उनसे बोर हो जाता, तो उन चीज़ों को वो गोडाउन में या वेयरहाउस में रखवा देता। गावात एका कारागिराचे घर होते। अब गांव में एक कारीगर का घर था। कारीगर कौन होता है? एक क्राफ्ट्समैन होता है, एक स्किल्ड वर्कर होता है, जो आर्ट्स या आर्टिसन जैसे कह सकते हैं, जो आर्ट रिलेटेड उसमें जिसमें स्किल होती है, तो एक कारीगर रहता था। ये है वो कारीगर जो वायलिन बजा रहा है। परीच्या स्पर्शाने जसे लोखंडाचे सोने होते। तो मैंने अभी पारस पत्थर का जिक्र किया था। तो पारस पत्थर की ये खूबी थी कि वो लोहे की चीज़ को अगर पारस पत्थर से टच किया कर दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता था। तो जिस तरह से पारस पत्थर लोहे की चीज़ों को सोने में टच करके सोने में बदल देता है, तो उसी तरह से त्याचप्रमाणे त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने मेडलेल्या, तुटलेल्या, फुटलेल्या, जुन्या नव्या सर्व वस्तू नव्याप्रमाणे व्हायच्या। तो उसी प्रकार वो जो कारीगर था, वो जो क्राफ्ट्समैन था, वो अपनी कलाकारी से या अपने हाथों के जादू से मतलब मैजिक नहीं है, मतलब उसमें उतनी स्किल थी, तो अपनी स्किल से वो जो पुरानी चीज़ें थी या टूटी फूटी चीज़ें थी, नई पुरानी जैसी भी चीज़ें थी, तो उनको एकदम नया जैसा बना देता था। तो इसलिए उसका कंपेयर किया गया पारस पत्थर से। समझ में आया आपको? त्याच्या हातात लोखंडाचे सोने करणारा परीस असावा असे लोकांना वाटे। तो इसलिए लोग उसके बारे में क्या बोलते थे कि उसके हाथों में जो है हर चीज़ को सोने जैसा नया बनाने की क्षमता है, या हर चीज़ को वो सोने जैसे नया बना सकता है। ऐसा लोगों का मानना था कि उसके हाथों में पारस पत्थर जैसी शक्ति है, पारस पत्थर जैसी कुशलता है। वो अपनी आर्ट से, अपनी स्किल से हर पुरानी चीज़ को, टूटी फूटी चीज़ को एकदम नया जैसा बना देता था। तो ये है वो आर्टिसन और ये है वो व्यापारी, बिजनेसमैन। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। एके दिवशी श्रीमंत माणसाने विचार केला, या सगळ्या गोष्टी नुसती जागा अडवीत आहेत। अब वो जो उसके गोडाउन में जो बिजनेसमैन था, श्रीमंत था, जो धनी व्यापारी था, उसने देखा कि उसके जो गोदाम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पुरानी हो गई हैं। तो उसने सोचा ये सारी चीज़ें कितनी सारी जगह घेर रही हैं, मतलब कितना सारा स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर रही है वो सारी चीज़ें। गेल्या 20 वर्षापासून यामधील एकही वस्तू आपण वापरली नाही, और पिछले 20 सालों से मैंने इसमें से कोई भी चीज़ जो है इस्तेमाल नहीं की, इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ पिछले 20 वर्षों से, यानी 20 ईयर्स से जो है उन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं हो रहा था। मग या सर्व वस्तूंचा आपल्याला उपयोग का है। तो फिर इन सारी वस्तुओं का मेरे लिए क्या उपयोग है, ये वस्तुएं मेरे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं। जब मैं 20 सालों से इनका उपयोग ही नहीं कर रहा हूँ, इनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए किस काम की ये चीज़ें। त्याने गोदामातील सर्व वस्तूंचा लिलाव करण्याचे ठरविले। तो उसने जो उस गोदाम की सारी चीज़ें थी उनको नीलाम करने का फैसला किया। नीलाम करना मतलब किसी चीज़ को सेल करना, बेचना, मतलब उसके लिए बोली लगती है, और जो जितनी ज़्यादा प्राइस किसी चीज़ की लगाता है उसको वो चीज़ मिल जाती है, तो इसे कहते हैं नीलाम करना, ऑक्शन। लिलावाचा दिवस उजाडला। अब नीलामी का दिन आया। लिलावात एक एक वस्तू येईल त्या किंमतीत बिकली जात होती। तो उस नीलामी में उन सारी चीज़ों को रखा गया, और जो सबसे ज़्यादा उन चीज़ों की बोली लगाता उसको वो चीज़ें दी जा रही थी। सर ते शेवटी व्हायोलिन
दाखवीत श्रीमंत माणसाने सांगितले। अब उसके बाद लास्ट में जो है उन्होंने एक वॉयलिन निकाला यानी कि गिटार, और उसको देखकर वो जो बिजनेसमैन था उन्होंने कहा, मित्रांनो हे अवघ्या 50 वर्षाचे व्हायोलिन आहे। तो देखो लोगों या दोस्तों, ये 50 साल पुराना व्हायोलिन है। कुणाला हवे आहे त्याने पहिली बोली करावी। तो ये वायलिन किसको चाहिए, जिसको चाहिए वो पहली बोली लगाओ, मतलब अपनी कीमत बोलो कि आप कितने में इसे खरीद सकते हो। ये देखिए, ये है वो वायलिन जिसकी बात हो रही है। श्रीमंत माणसाने ते वायलिन उचलून दाखविले, परंतु त्यातून बेसूर सूर निघत होते। तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, धनी व्यापारी ने उस वायलिन को बजाकर देखा, तो क्या हुआ कि उसमें से तो कोई अच्छा म्यूज़िक नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो तो 50 साल से ऐसे ही अनयूज्ड रखा हुआ था। तो उसमें से एकदम बेसुरे सुर निकले, मतलब खराब म्यूज़िक निकला, क्योंकि वो खराब हो चुका था। एक माणूस ओरडला, मुलाला खेळण्यासाठी घेतो, 25 रुपयाना देता। तो ये देखकर एक जो वहाँ पर लोगों की भीड़ थी उसमें से एक व्यक्ति बोला, एक इंसान बोला कि अरे ये तो मेरे बच्चे के खेलने के लिए अच्छा रहेगा, तो मैं इसके लिए 25 यानी 25 रुपीज़ 25 रुपये की बोली लगाता हूँ। दूसरा ओरडला, फिर दूसरा इंसान बोला, मी 50 रुपयाना घेतो, बोला देता। तो दूसरा व्यक्ति बोलता कि मैं 50 रुपये की बोली लगाता हूँ, माझी बोली 500 रुपयांची। फिर उसके बाद एक तीसरा व्यक्ती बोलता की मेरी बोली 500 रुपये की, 500 की। आणखी एक माणूस ओरडला, माझी बोली 1000 रुपयांची आहे। उसके बाद एक चौथा व्यक्ति आता और बोलता है कि मैं इसके लिए 1000 यानी 1000 रुपीज़ की बोली लगाता हूँ। अशा अनेक बोली झाल्या, पण श्रीमंत माणसाला काही पटले नाही। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने उस वायलिन की बोली लगाई, यानी उस सब एक से बढ़कर एक कीमत लगा रहे थे, लेकिन जो बिजनेसमैन था उसको किसी की भी बोली जो है एक फेवरेबल नहीं लग रही थी, उसे अच्छी नहीं लगी, उसको पसंद नहीं आई। मतलब वो उसका ज़्यादा प्राइस चाहता था पर वो उसे मिल नहीं रहा था। शेवटी गांवचा कारीगर पुढे झाला। फिर वो जो बाद में गांव का जो कारीगर था, जो क्राफ्ट्समैन था, ये देखिए ये है वो कारीगर, वो आगे आया, ये जो ब्लू कुर्ता में है। त्याने व्हायोलिन हातात घेतले, उसने व्हायोलिन को हाथ में लिया, त्यावरील धूल झाड़ली, और उसके ऊपर पे जो धूल लगी थी उसे साफ़ किया, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका था, 50 साल पुराना, तो काफ़ी गंदा हो गया था, धूल लगी थी, तो उसने उसके ऊपर की धूल को साफ़ किया। व्हायोलिन साफ-सूफ केले नी व्हायोलिनच्या तारा जुळवल्या। अब उसके बाद साफ़ करने के बाद व्हायोलिन जो है तार से चलता है, उसमें तार होते हैं, तो उन तारों को उसने अच्छे से जोड़ा ठीक से। मेरा मन डोले तेरा तन डोले या गाण्यावर त्याची बोटे तारांना सफाईदारने छेडू लागली। अब उसने क्या किया, वो जो क्राफ्ट्समैन था उसने उस वायलिन की धूल को साफ़ किया और उसके तारों को अच्छी तरह से जोड़ दिया और वो वायलिन बजाने लगा। तो उसने कौन सा गाना बजाया, मेरे ख्याल से वो गाना है, मन डोले मेरा मन डोले, शायद वही, हाँ, तो मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ। तो उसने इस गाने की धुन बजाई और बहुत अच्छी लगी वो धुन, सबको बहुत अच्छे से वायलिन बजने लगा। सारा जमाव धुंध होऊन माना डोलाऊ लागला। तो अब जब वो वायलिन प्ले करने लगा, जब वो वायलिन बजाने लगा, और बहुत अच्छा वायलिन बजा रहा था, उससे बहुत अच्छी संगीत की धुन निकल रही थी, लोग उस संगीत को सुनकर बहुत खुश हुए और मतलब उस संगीत में डूब गए, उस म्यूज़िक को वो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, ये सारे लोग, और ये वायलिन बजा रहा है क्राफ्ट्समैन कारीगर, तो सब इस संगीत में डूब गए, यानी सबको संगीत बहुत पसंद आ रहा है। फिर क्या होता है, कारीगर ओरडून म्हणाला, तो वो क्राफ्ट्समैन जोर से बोला, मी अशाच वायलिनच्या शोधात होते, अरे मुझे ऐसे ही वायलिन की तो तलाश थी, मला 5000 रुपयाना हे वायोलिन परवडेल, तो मैं 5000 रुपये दूंगा इस वायलिन के लिए। ऐसा बोलता है वो क्राफ्ट्समैन उस बिजनेसमैन को कि मैं इस वायलिन के लिए 5000 रुपये दूंगा, 5000 दूंगा। तो उसकी बोली सबसे ज़्यादा थी, 5001, 5002 ते व्हायोलिन
5,000 रुपयांना विकण्यात आले। तो जब वो बोली लगी तो 5,001, 5,002 और 5,003 और इस तरह से उस वायलिन के लिए उस क्राफ्ट्समैन ने, उस कारीगर ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई, उसने सबसे ज़्यादा पैसे जो है ऑफ़र किए। तो वो वायलिन उस बिजनेसमैन ने उस क्राफ्ट्समैन को बेच दिया और वो वायलिन उस कारीगर का हो गया। गर्दीतील एक माणूस म्हणाला, तो गर्दीतील मतलब भीड़ में से एक इंसान बोला, हा बदल झाला तरी कसा। सुरुवातीला हे व्हायोलिन पाहताना लोकांनी नाके मुरडली होती, आता मात्र 5,000 रुपये देऊन कारगिराने ते विकत होते। तो देखिए सिचुएशन कैसे बदल गई। जब सबसे पहले जब उस वायलिन को बिजनेसमैन ने दिखाया था तो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उससे बेसुरा संगीत निकल रहा था। लेकिन जब उस कारीगर ने उसे ठीक कर दिया, उसके तारों को अच्छे से जोड़ दिया, तो उससे कितना अच्छा संगीत निकलने लगा और वो वायलिन जो है 5,000 रुपये में बिक गया। दूसरा म्हणाला, ही कमाल आहे त्या वादकाची। तो ये जो कमाल है, ये जो जादू है, वादकाची जो वायलिन प्लेयर था, जो कारीगर था, उसका है। पट्टीचा वायोलिन वादक आहे, तो वो कुशलचा मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड है वो गिटार बजाने में, यानी कि बहुत अच्छा गिटार बजाता है, वायलिन बजाता है। पट्टीचा मतलब कि स्किल्ड। त्याच्या स्पर्शाने लोखंडाचे सोने झाले, और उसके हाथ लगाने से, उसके टच करने से लोहा भी पत्थर बन गया। तो यहाँ पर इस एज इट इज़ मीनिंग नहीं है इन लाइनों का। इन लाइनों का मतलब ये है कि जो पुराना वायलिन था, जो बेसुरी संगीत की धुन निकाल रहा था, जब उसने कारीगर ने उसे हाथ लगाया, उससे उसके तारों को ठीक किया, तो उसके हाथ के जादू से, यानी उसकी जो कला थी, उसकी स्किल थी, उसके जादू से वो वायलिन भी एकदम नया बन गया और उससे मधुर संगीत निकलने लगा, यानी कि सोने जैसा हो गया। तो इस तरह से उस कारीगर की कुशलता को, उसकी स्किल को कंपेयर किया गया पारस पत्थर से, यानी कि उसके छूने से या उसकी कलाकारी से पुरानी चीज़ें एकदम नई जैसी हो जाती थी, सोने की तरह। तो ये था इस चैप्टर का मीनिंग। आई होप अब आपको परिस्पर्श चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। धंधा यानी कि बिजनेस, कंटाळा यानी कि बोर्डम, बेसुर ट्यूनलेस या अनमेलोडियस, रवानगी वॉज सेंट, सफाईदारपणे स्मूदी, कारीगर स्किल्ड वर्कर, परीस स्पर्श मिडास टच, धुंद लॉस्ट इन, तार छेडणे प्लेइंग द स्ट्रिंग्स, पट्टीचा यानी कि एक्सपर्ट, बोली करणे टू बिड, नाक मुरडणे शोइंग नेगेटिव्ह थिंकिंग, लिलाव यानी कि ऑक्शन, जाहीरपणे सर्वांत जास्त किंमत बोलणाऱ्यास माल विकणे, जो सबसे ज़्यादा बिड लगाता है, बोली लगाता है, जो सबसे ज़्यादा प्राइस ऑफर करता है, उसे वो चीज़ मिलती है, तो उसे बोलते हैं नीलामी या ऑक्शन। तो इस तरह से हमारा चैप्टर और इसके शब्दार्थ पूरे हुए। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।